अपनी सफलताओं को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी असफलता को अपने जीवन की पहली सीढ़ी मानिए। और अगर आपने एक बार उस सीढ़ी पर पैर रख दिया तो आप समझ जाएंगे कि अगला कदम आपको कहाँ रखना है। यानी अपनी हर असफलता से आप सीख लीजिए और आगे बढ़िए। सफलता अवश्यंभावी हो जाएगी आपके लिए। मंथन में आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया है और हर संघर्ष के बाद वो चमक कर आगे बढ़ी हैं। आज अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो वो बहुत सारे काम एक साथ कर रही हैं। वो एक अध्यापिका हैं, वो एक आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स बनाती हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती हैं। वो एक लेखिका है, बहुत सारे उपन्यास लिख चुकी हैं। मैं नॉवल ना बोल के उपन्यास बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो हिंदी में लिखती हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि आजकल थोड़ा हिंदी जो है लोगों के लिए मुश्किल सा हो चुका है। लोग हिंदी बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता है कि हिंदी में क्या मिठास है। और जब समझाने की बात और समझने की बात आती है तो हिंदी में अगर कोई समझाए ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बात समझ में आती है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ श्रावणी बोस जी से, जिनसे मिलकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी जो 2 किताबें अब तक मार्केट में रिलीज हुई हैं उनमें से एक का नाम है संस्कार और दूसरे का नाम है नागिन। तो आज हम उनके नॉवल के बारे में, उनके उपन्यास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और मुझे मालूम है कि जो लोग हिंदी से प्रेम करते हैं, जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक है, अगर वो उनके इस उपन्यास के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे तो वो उसे ज़रूर पढ़ने के लिए मंगवाएंगे। तो श्रावणी जी, यहाँ मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं, वेलकम, नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक कैसी यू हैं सो मच। एकदम कैसी हैं बढ़िया, आप? आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। और हिंदी टीचर से मिलके तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में भी हिंदी मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट था और मुझे उसमें मार्क्स भी सबसे ज्यादा मिलते थे। मुझे भी, मैं कभी भी 90 से कम नहीं लाई हूँ हिंदी में। तो और स्कोर हम्म, किया है 12th में, 10th में मैं 99, एक में 98। तो हिंदी मेरा सबसे ज्यादा स्कोर मेरा हिंदी में ही होता है। तो इसलिए कई फ्रेंड्स लोग मेरे से बहुत वो भी करते थे कि कैसे आ जाता है। और मैं पढ़ती ज्यादा नहीं थी, उतनी ज्यादा नहीं, एवरेज स्टूडेंट ही थी। लेकिन हिंदी मुझे बचपन से हिंदी, मतलब मेरे पापा मेरे को, मेरी मम्मी मेरे को इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत कर रही थी, लेकिन मुझे हिंदी में ही ज्यादा इंटरेस्ट आता था। तो इसीलिए मैंने यूपी बोर्ड में ही, मेरा ब्रॉटअप कानपुर में हुआ है, तो हिंदी मीडियम में ही मैं पढ़ी। हाँ, हाँ, ओहो, डिस्कनेक्ट हो गई है वो गलती से। मैं उन्हें फिर से एक रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। हाँ जी जी, कोई हाँ बात नहीं, हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप, मैं समझ गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो नेट का है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, वो बीच बीच में कुछ चला नहीं, जाता है वो हमारी इतनी विदाउट। मदद कर रहा है, वो भी बहुत है। और बताइए। बहुत बढ़िया है। असल में मेरे दिमाग में एक सवाल आया भी था कि आप बंगाली हैं, है ना? और बंगाली लोग जो हैं वो इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, अंग्रेजी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। आप हिंदी में स्ट्रांग है, तो आप अपवाद कैसे बनी? और मुझे समझ में आया कि आप पढ़ी हमारे यूपी में है, तो क्यों नहीं आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी। हाँ हाँ, इसी वजह से ही मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है। और जो मुझे नहीं जानता है पर्सनली, जो मुझे नहीं हाँ, जानता है, वो कभी भी मेरे को बता नहीं पाएगा कि मैं बंगाली हूँ। मतलब वो मुझसे देखकर ही, मतलब मुझे देखकर ही वो हिंदी में ही बोलने चालू कर देता है। मतलब चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो मेड हो, चाहे कोई, मतलब उनको बोलना नहीं आ रहा है हिंदी, लेकिन वो हाँ। मुझे देखकर ही हिंदी बोलना। और इधर मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, उनसे बंगाली में बोलेंगे, मेरे से हिंदी में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब मैं हिंदी बोलना स्टार्ट करती हूँ तो वो लोग फिर अपने लैंग्वेज में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे सामने फिर नहीं हो पाता। तो ये बहुत बार ऐसा हुआ है, तो मेरे को बोलना पड़ता है, नहीं मैं बंगाली हूँ, हाँ। मुझे बांग्ला आता है, बट फिर भी बंगाली में मैं बहुत पुअर हूँ। पुअर मतलब इन द सेंस लिखना,
पढ़ना उतना अच्छे से नहीं आता है। फिर भी मेरी मम्मी ने मेरे समर वैकेशंस में थोड़ा बहुत बंगाली के लेटर्स वगैरह सिखाए थे, तो उस वजह से थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। बच्चों को भी मैंने थर्ड लैंग्वेज बंगाली दिया था, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत जान पाती हूँ। लेकिन हिंदी हमेशा से ही मेरा फेवरेट आज भी है। हिंदी के अलावा मुझे कुछ पूछता नहीं है। मेरा भी। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब मेरे पास, मैं जिनका इंटरव्यू करती हूँ, अगर वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं तो मेरे होश फाख्ता हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। उनके साथ फिर मैं ए से जेड तक जितनी इंग्लिश आती है सारी जोड़ डालती हूँ और बोल डालती हूँ। मुझे जो बीच बीच में मेरे को ना, अभी ये कोविड के बाद ये ऑनलाइन टीचिंग मैंने स्टार्ट की थी, अभी भी कर रही हूँ। तो इससे क्या हुआ है कि मुझे कोलकाता से बाहर भी बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे साउथ इंडिया में अभी हिंदी बहुत मतलब कंपलसरी करने की वजह से हिंदी उनको पढ़ना पड़ता है, लेकिन साउथ इंडियन में हिंदी की टीचर उतनी अच्छी मिलती नहीं है। तो मेरे को हिंदी अब उनको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है, आप समझिए, क्योंकि वो तो हिंदी नहीं समझते हैं, बट उनकी सब्जेक्ट में हिंदी है। अब हिंदी को इंग्लिश में आप कैसे पढ़ाओगे, वो मेरे लिए बहुत। तो इसके लिए मैं थैंक्स दूंगी मेरे बच्चों को, उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई। तो इंग्लिश सिखाने की वजह से, और फिर मेरे पास गूगल ट्रांसलेटर था, तो उनकी हिंदी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बोलती थी। तो वो जो बोलती थी उनसे बात करती थी, करते 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 गए थोड़ा बहुत, जितना भी आज मुझे अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत सपोर्ट थे, उन्होंने ही मेरे को सिखा। आज मैं जितना भी इंग्लिश बोल भी पाती हूँ, उतना ज्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ मैं। हिंदी में हमेशा ही नंबर 1 थी, अव्वल हूँ, आज भी हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी कम नहीं हूँ। 40-50% तक इंग्लिश में कर ही लेती हूँ, मैं काम चलाऊ चल हो जाता है, कर लेती हूँ। चले गए भारत से, चले गए वो भारत से। एक्चुअली नहीं, इंग्लिश को इतना ज्यादा मैं बोलती हूँ, फिर क्या हो जाता है, फिर मैं उनको हिंदी जब सिखा देती हूँ, फिर मैं अपने लैंग्वेज में आ जाती हूँ। आप हिंदी सीख गए हो, अब हिंदी में बोलो। हिंदी सब्जेक्ट इंग्लिश में कैसे होगा, हिंदी सब्जेक्ट तो हिंदी में ही होगा। एकदम बिल्कुल ठीक आपने कहा। आपकी बात से मुझे समझ में आया कि देखिए, आपने दो अभी उपन्यास जो आपके मार्केट पे हैं, संस्कार और नागिन, है ना, तो ये दोनों आपने हिंदी में लिखा, जबकि आजकल ना लोगों को स्टेटस सिंबल लगता है इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश नहीं भी आती तो भी इंग्लिश में बात करेंगे। नॉवल जब कैरी करते हैं, मैं यहाँ पे मेट्रो में देखती हूँ या कहीं तो देखती हूँ, उनके हाथ में ना इंग्लिश नॉवल होती है, बड़ी बड़ी, मतलब उसमें बड़े बड़े शब्द लिखे होते हैं। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अच्छा ये इंग्लिश नॉवल पढ़ रहे हैं, है ना। मुझे मतलब मैं भी पढ़ती हूँ, पर मेरा ये वाला हाल नहीं है जितना जितना, क्योंकि आजकल अवेलेबिलिटी भी जो है ना वो इंग्लिश की ही ज्यादा है, हिंदी नॉवेल्स मिलते ही नहीं है पढ़ने के लिए। आपको कभी ऐसा लगा कि आप लिख तो रही हैं हिंदी नॉवल, आप जो उपन्यास लिख रहे हैं, रीडर्स आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जो लिख रही हैं वो दिल से लिखने वाली चीज है। करेक्ट, आपने एकदम मेरी मुंह की बात छीन ली आपने। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बुक कोई पढ़ेगा, या मेरी बुक बेस्ट सेलर होगी कभी, या मेरी बुक 10 घरों में दिखेगी, मैंने कभी ये नहीं सोचा। और मेरा राइटर बनने का मतलब, एक उपन्यासकार बनने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बोलना चाहूंगी। मैं कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ लिखूंगी या मैं लिख सकती हूँ, या क्योंकि मैंने बहुत राइटर्स देखे हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, मैं कभी उन तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी मेरे को नहीं पता, मैं अपना बेस्ट देती हूँ। लेकिन फिर भी वो कहानी ऐसी है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लेखिका बन पाऊंगी या लिख पाऊंगी। छोटे से बचपन से मुझको कहानी पढ़ने का बहुत शौक था, हमेशा मैं हिंदी में ही कहानियां पढ़ती थी, और पौराणिक कथाएं ज्यादा, राजा रानियों की, परियों की कहानी, और ये नागिन की कहानी, ऐसी फिक्शंस कहानी, ऐसे जादूगर की कहानियां, ये सब पढ़ पढ़ कर ही मैं बड़ी हुई हूँ। आज के डेट में भी अगर मैं ऐसी कहानी किसी पेपर के कॉलम में दिख जाती है या कोई स्टोरी दिख जाती है तो मैं पढ़ती हूँ। आज के डेट में भी बच्चों की कहानी, बच्चों से रिलेटेड कहानी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा था, बहुत खाली टाइम हो गया था मेरे पास, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके पीछे मेरा टाइम चला जाता तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता था। इस वक्त मेरे पास बहुत टाइम था, कोविड के बाद और ज्यादा टाइम हो गया। तो खाली बैठे रहना ना मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। खाली बैठे रहने से ना दिमाग भी मेरा काम करना बंद कर देता है। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं क्या करूं। तो मेरी एक पुरानी दोस्त है, उसने मेरे को बताया था कि उसने मेरे को एक काम दिया। उसने कहा
कि मेरे यहाँ एक भूमि पूजन हो रहा है, तो वहां पे काफी लोग आ रहे हैं, तो वो उनका है, महावीर लोगों का है, मतलब जैन हाँ धर्म का है। तो हाँ मेरे पास इंग्लिश का उनके पास एक फॉर्मेट है, तो मैंने हाँ। कहा हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो फिर मेरे को उसने दिया, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, और लोगों को इतना पसंद आया। फ्लैट के जो ओनर थे, जो मालिक थे, उनको इतना पसंद, उन्होंने गिफ्ट में मेरे को रिवॉर्ड ही दे दिया, जो मेरे को एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब इतना खुश हुए वो। तो फिर मैंने सोचा, ओ मैं कंटेंट राइटिंग कर सकती हूँ इसका मतलब। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि हिंदी कंटेंट राइटिंग का अगर कहीं जॉब मिल जाए तो मैं करूंगी, इसका मतलब मुझे आता है करना। तो ऐसे करते करते ट्रू साइन पब्लिशिंग हाउस बोल के एक पब्लिशिंग हाउस है, जो बैंगलोर बेस है, लेकिन अभी उनका ऑफिस भोपाल में है। उन्होंने मेरे को मैसेज किया, उन्होंने कहा कि आप कंटेंट करना चाहती हैं, अगर आपका कंटेंट आप मेरे को अच्छा देंगी तो मैं उसको पब्लिश करूंगा। हमने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करना चाहेंगी, मेरे को पूछते हैं। तो मैंने बोला कि मैं स्टोरी लिख सकती हूँ। तो बोले कैसी स्टोरी? अच्छा कैसी स्टोरी, तो मैंने तो कभी स्टोरी लिखी ही नहीं है, ये मेरी पहली बुक है संस्कार। तो स्टोरी तो मैंने कहा कि मैं लिखती हूँ, आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप बताइएगा मेरे को। मैंने कहा कि मैं क्या लिखूं स्टोरी। तो मेरे अंदर मेरा बचपन घूम गया, तो मैंने कहा मैं अपनी स्टोरी लिख डालती हूँ। उसके बारे में मुझे ज्यादा पता है, बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं बाहर उतना ज्यादा जाती नहीं हूँ, मैं बहुत घर में रहना ही पसंद करती हूँ। बाहर की दुनिया के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो फिर मैं ही अपने आप को ज्यादा जानती हूँ, तो मैंने अपने बारे में ही लिखा। लेकिन हाँ, मेरी कहानी पूरी है नहीं उसमें, थोड़े फिक्शंस हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स पहचान जाएंगे कि वो कौन है, क्योंकि बहुत मिलते जुलते हैं। तो मैंने ना अपनी कहानी लिखी। मैं मतलब मेरी बेटी जब पैदा हुई थी, उस वक्त मेरी क्या फीलिंग थी, और उस वक्त कैसा लग रहा था, बेटी को परवरिश दी थी, किस तरह से मैंने बेटी को परवरिश दी, थोड़ा बहुत नोक झोंक इधर, उसके बाद इधर उधर का भी है करके मैंने वो स्टोरी का 2 पेज उनको भेजा। उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा आप लिखिए, आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, और आपकी भाषा बहुत अच्छी है। अच्छा, उनको मेरी भाषा बहुत अच्छी लगती है। जो उनके ओनर है गणेश प्रजापति, मैंने उनको मतलब उनको मैं अपना मेंटर मानती हूँ, कि उन्हीं की वजह से ही आज अगर मैं लेखिका बन पाई हूँ, तो उन्हीं की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, और आपने कहा कि अच्छा। फिर वो बीच बीच में मेरे को फोन करते, आप लिख रही हैं, आप ऐसा कर सकती हैं, आप इसमें थोड़ा ड्रामा डाल सकती हैं, आप ऐसा करके करके उन्होंने मुझको बहुत आगे तक ले गए। उसके बाद सच में मैं स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया, और स्टोरी लिखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरा टाइम कैसे चला गया, कैसे चला जाता था, पता ही नहीं चलता था। उन्होंने मुझको टारगेट दिया था, उन्होंने कहा कि मैं आपको 3-4 महीने आपको देखूंगा, अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो उसके बाद मैं आपको परमानेंट एकदम लेखिका के रूप से स्वीकार कर लूंगा। हमने कहा ठीक है। तो मेरे लिए ये ना बहुत चैलेंज हो गया। और सबसे बात यह है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हिंदी है, और मैं हिंदी में फिर लिखना भी स्टार्ट कर दिया। मेरी लैंग्वेज, मैं जैसे बात कर रही हूँ ना आपके साथ, मेरी राइटिंग में भी वैसा ही भाषा है। मतलब उसमें थोड़ा इंग्लिश भाषा भी है, थोड़ा हिंदी भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है ना, जब रीडर पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा कठिन हिंदी अगर मैं यूज करूंगी, बहुत लोग जान ही नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं फिर डेवलप हो पाता। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो आप जब पढ़ोगे ना, आप खुद से रिलेट कर सकोगे कि हाँ सच में ऐसा हुआ था, शायद सच में ऐसा हो रहा है। और मेरी संस्कार की जो मेरी पहली नॉवेल है, उसमें काफी स्टोरीज हैं। हर स्टोरीज में, मतलब संस्कार मैंने नाम ही दिया था वैल्यू सिस्टम। मतलब जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फैमिली के लिए, हर फैमिली का अपना वैल्यू सिस्टम होता है। मतलब एक लड़की जब अपने घर में रहती है, उसका अलग से अपब्रिंगिंग होता है। एक लड़की जब ससुराल जाती
होती है, वहां पे अलग से उसका माहौल मिलता है, लेकिन उसका वैल्यू सिस्टम है उसको वहां पे एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये संस्कार, बच्चों में संस्कार जरूरत है, पेरेंट्स में संस्कार जरूरत है, लवर्स में संस्कार जरूरत है, हर जगह संस्कार जरूरत है, जो हमको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। अगर हम कभी कभी मुसीबत में पड़ जाए तो ये संस्कार ही है जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है। नहीं तो सब अकेले, इस दुनिया में सब अकेले, अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं, लेकिन ये संस्कार है, ये बॉन्डिंग है। आप जितना झगड़ा कर लो, आप जितना एक दूसरे को नहीं, फैमिली का एक आदमी टूटने लगता है ना, पूरा फैमिली उसके पास आ जाता है, यही संस्कार है। तो मेरी स्टोरी में ये दिखने को मिलेगा और हर कोई अपने आप को ढूंढ पाएगा। मेरी स्टोरी मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज्यादातर है, जो मध्यम वर्ग पीढ़ी है, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती हूँ। तो इस यहाँ की लड़कियां, यहाँ की वाइफ, यहाँ की मदर्स जो फील करती हैं, मेरे बुक्स में वो दिख जाएंगे आप। और मेरी जो सेकंड बुक है नागिन, नागिन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। नागिन, मतलब ज्यादातर नागिन के बारे में लोग क्या जानते हैं? नागिन के बारे में लोग जानते हैं कि नागिन है, उसका नाग मर गया है और वो बदला लेगी। नागिन का मतलब है बदला। फिल्मों में आप भी यही देखोगे, इतनी सीरीज आई है नागिन की, जो इतनी सीरीज आई है, इसमें भी आप देखोगे नागिन बदला लेती है, नागिन मारती है, नागिन कभी खुश नहीं रह पाती है। लेकिन मेरी नागिन जो है, मेरी इच्छाधारी नागिन जो है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मतलब त्याग की मूर्ति है, देवी है। 300 साल से उसने अपने नाग का इंतजार किया है। हर 100 साल में उसका नाग जन्म लेता है, लेकिन मनुष्य योनि में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जन्म लेता है। लेकिन वो तो नागिन है। नागिन और ह्यूमन का, मानव का, मनुष्य का तो मिलन हो नहीं सकता, मिलन नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी नागिन ये जो तपस्या है, उसको कितना उसने सहा है, उसका जो कष्ट है, उसने अपने प्यार से बिछड़ने के लिए जो कठिनाइयां उसने उठाई हैं, उसके बीच में उसको किस तरह से कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभार वो मौत के घाट पे ही उतरने को आई है, लेकिन उसने अपने आप को सेफ किया। नाग देवता की जो नागमणि थी, उसको उसने रक्षा की। लेकिन वो हर 100 साल में अपने प्रेमी से मिलती है और रहती है उसके साथ, लेकिन कभी उसको पाने की इच्छा नहीं करती थी कि तुम मेरे हो या तुमको मेरा ही करना पड़ेगा। वो इंतजार कर रही थी। लास्ट में जो मेरी बुक है, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, मैं रीडर्स को भी बोलना चाहूंगी कि अगर मेरी नागिन से मिलना है तो मेरी नागिन को बहुत गंभीर रूप से उसको पहचानना पड़ेगा। और नागिन अपने नाग से मिलती है, मनुष्य योनि में जाकर मिलती है। 300 साल की जो उसकी कठिन तपस्या है, उसने प्यार को, मतलब अगर मतलब हम लोग बोलेंगे तो हमारे मानव शरीर में भी या मानव दिल में भी इतना प्यार नहीं होता है जितना इच्छाधारी नागिन, जिसका नाम दामिनी है, मेरी नायिका है, मेरी कहानी की, मेरी उपन्यास की, उसने पूरे उपन्यास में एकदम प्यार ही भरा हुआ है। उसको देखकर आपके चेहरे पे कभी मुस्कान आएगी, कभी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, आप इमोशनल भी हो सकते हो, आपको बहुत खुश भी होगा, आपको बहुत गुस्सा भी आएगा कि क्यों इतनी तड़प रही है ये नागिन, क्यों इसको इसका प्यार नहीं मिल रहा है। तो ये पढ़ के ही आपको मजा आएगा। तो आशा करती हूँ सब लोग पसंद करेंगे। जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि जब आप बोल रही थी और जब ये सारी मैं आपकी कहानी सुन रही तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है इसको पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप और हम उस एरा में पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं जिसमें ना कहानियों में ही हमारी परवरिश हुई है, और हमने छोटी सी कहानी को ना हमने बहुत बड़ा बना के समझा है, क्योंकि ये कहानियां छोटी छोटी हमने सुनी थी, है ना, बहुत छोटी छोटी, लेकिन जब हमने इसको अपने दिमाग में इमेजिन किया तो ये एक अच्छी किताब के रूप में उभरी। और मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं आपकी किताब को पढूं। मुझे जरूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको नागिन के से प्यार हो जाएगा। इच्छाधारी नागिन जो एक डरावनी, एक डरने की जो है, वो भूल ही जाएंगे। मैंने बहुत सोच समझ के मैंने नागिन का पूरा इमेज ही इसमें बदल दिया है कि नहीं, नागिन ऐसे भी हो सकती है। प्यार में सिर्फ एक दूसरे को मारना नहीं होता है, प्यार में देना होता है कि आप कितना दे सकते हो, तभी आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हो।
प्यार का मतलब ये नहीं है कि छीनना, क्योंकि जो जाना था, जिसको जाना था वो तो चला गया है। आपको छीनने से या किसी और को तकलीफ देने से वो चीज वापस नहीं आएगी, आप खुश नहीं रह पाओगे। आपकी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ पर्सनालिटी, एज अ पर्सन मैं भी वैसे ही हूँ एकदम। मुझे भी, मैं अंदर जैसी हूँ, मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। तो मैं बहुत मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। अगर मैं उदास रहती तो मेरे चेहरे से ही पता चल जाता है, अगर मैं खुश हूं तो मेरे चेहरे से ही पता चल जाता है। तो मेरी कहानियों में मेरी फीलिंग्स है, मैंने बहुत प्यार से इनको लिखा है। इनको लिखना है बल्कि नहीं लिखा है, मैं बहुत सोच समझ के। और मुझे ना सैड एंडिंग नहीं पसंद है। मेरी हर कहानियों का एंडिंग ना हैप्पी एंडिंग। मैं चाहती हूँ कि पाठक, रीडर्स मेरी किताब पढ़ के ना खुश हो जाए कि हाँ मेरा दिन अच्छा हो गया, मैंने बहुत अच्छी किताब पढ़ी। सैड एंडिंग ऐसे ही लोगों के लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स है। अगर मेरी किताब में भी अप्स को मतलब उसको सैड कर देगी तो मैं कैसे खुश कर पाऊंगी। तो मेरा इरादा ही है अपने रीडर्स को, अपने पाठकों को खुश करना, उनके दिल तक पहुंचना। ये नहीं है कि पढ़ लिया साइड में रख दिया। तो हमेशा मैं एक नया नया सोचने की, हाँ, और मेरी स्टोरीज में एक मैसेज भी रहता है, एक संदेश भी रहता है कि ऐसा हुआ था इसलिए ये हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ये नहीं होता। तो जो इंसान पढ़ेगा वो सोचने में भी मंजूर हो जाएगा कि हाँ अगर ऐसा नहीं होता उसके साथ तो शायद ये ऐसा हो जाता। तो थोड़ा क्वेश्चन भी रह जाता है, अच्छा भी लगेगा पढ़ने के बाद पता चलेगा। मेरी अगली किताब भी आ रही है, उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अच्छा। उसमें भी एक, हाँ, उसमें भी एक लड़की की सैक्रिफाइसेस, किस तरह उसने एक बहुत ज्यादा मतलब घमंडी श्रूड इंसान को अपने प्यार से, अपने सैक्रिफाइस से कैसे उसको बदल दिया कि वो मतलब इंसान जो था वो था, हो ही नहीं पाया। मतलब शादी होती है उनकी कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें काफी सारे समझौते होते हैं, लेकिन ये समझौता कब कैसे प्यार में बढ़ गया, वो एक लड़की की सैक्रिफाइस से। और मेरी ज्यादातर स्टोरियां लड़की औरत से रिलेटेड होती है, क्योंकि मैं उनको फील कर सकती, मैं फील कर क्योंकि आप मैं आप नायिका असल में क्या है ना, मैं का किरदार में घुस जाती हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन मेरे साथ होता तो मैं कैसे इसको फील करती, या मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली लिखती हूँ, क्योंकि मुझे कोई गाइड नहीं करता है, मुझे कोई नहीं बोलता है। ये मेरी कहानी है, मेरी फीलिंग्स है, मेरी बातें हैं, मेरे अल्फाज हैं, सब कुछ मेरा है। तो इसमें जो कुछ भी है मेरा पूरा डिवोशन इसके अंदर है। तो आशा करती हूँ सब पसंद आएगा जरूर पसंद आएगा। श्रावणी जी, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, आपको सुन रही थी, आपने बताया कि आपकी जितनी भी कहानी है वो नायिका प्रधान है, नायिका को उसमें अपने मेन कैरेक्टर बनाया है। जब कोई करेक्ट। शायर अपनी शायरी लिखता है, दिल टूटने वाली लिखता है, तो लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या कि तुम दिल टूटने वाली शायरी कर रहे हो, है ना। अगर कोई बहुत देशभक्ति वाला लिख रहा है तो इसके अंदर देशभक्ति का जुनून है इसलिए ये ऐसा लिख रहा है। आपकी सारी कहानियां इमोशनल हैं, प्लस नायिका प्रधान है, तो उन इमोशंस का श्रावणी से कोई रिश्ता है क्या? बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। वो स्टोरी पढ़ने पर आप श्रावणी को ढूंढ पाएंगे, श्रावणी को पहचान पाएंगे कि श्रावणी क्या है। जो मेरे को नहीं जानेगा वो मेरी नौ श्रावणी कैसी इंसान है, क्योंकि मैं बहुत दिल से लिखती हूँ, बाय हार्ट मैं अपने दिल से लिखती हूँ। तो जब लिखती हूँ तो मेरा सब कुछ, जो मेरा कंसंट्रेशन है, जितना फोकस है, मेरी लेखिका, मेरी कलम पे चलती है। तो वो सब मेरी फीलिंग्स उतरती है। तो उसकी भाषा को पढ़कर ही आप समझ जाएंगे कि ये जिसने लिखा है, लेखिका कैसी होगी, उसका चरित्र कैसा होगा, या उसका व्यवहार कैसा होगा, या उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। वो भाषा, क्योंकि एक भाषा से ना, जैसे आप जब बात करते हो ना, आपके बॉडी लैंग्वेज और बात करने के लहजे से आदमी थोड़ा सा अंदाजा लगा लेगा कि आप कैसे हो, आप किस लहजे में बात कर रहे हो। आपको पहली बार ही देख के उसका थोड़ा सा अंदेशा हो जाएगा, फिर बाद में आप धीरे धीरे पता चलेगा कि इंसान कैसा है। तो मेरे साथ तो सब लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बट मेरी जैसे गणेश प्रजापति जो है, मेरे मेंटर जो है, ये
मेरे को बहुत प्रोत्साहित करते। उनसे सिर्फ मेरे को सिर्फ फोन में ही बात की, उन्होंने कभी मेरे को देखा नहीं है। आज शायद वो देख रहे होंगे मेरा लाइव, तो पहली बार शायद वो मेरे को देख रहे होंगे, मेरी फोटो ही उन्होंने देखी है। प्लस मेरे रिव्यू जो करते हैं, तो अतुल्य खरे सर जी वो रिव्यू करते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। हाल ही में मैंने पेंटिंग्स बनाई थी, मेरी हर पेंटिंग्स की वो तारीफ करते हैं। अभी शायद मैं उनको एक पेंटिंग गिफ्ट भी करने वाली हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और पेंटिंग मेरा हॉबी है। पेंटिंग को कभी मैंने उसको प्रोफेशन, बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि आप सेल कर सकते हो, आप एग्जीबिशन लगा सकते हो, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं है। जैसे किसी की शादी हो गई या किसी की एंगेजमेंट हो गई, तो मैं अपना पेंटिंग बना के उसको गिफ्ट कर देती हूँ। मेरा पेंटिंग उनके घर में रहता है, तो कभी कभार जब मैं जाती हूँ उनके घर में या उन लोग मेरे को इनवाइट करते हैं, तो मेरी पेंटिंग जब उनके ड्राइंग रूम में लगी हुई देखती हूँ ना योगिता जी, आप सच मानिए मेरे स्माइल निकल आती है। दिखा रही मेरी पेंटिंग आपने लगाई है, मैं ऐसे बोलती हूँ, तो बोले हाँ आपकी पेंटिंग ड्राइंग रूम में ही लगने वाली है, जो सबको दिखने वाली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई इतना तारीफ करेगा या कोई मेरी चीजों को इतना पसंद करेगा, क्योंकि मुझे कभी एक्सपोजर मिला नहीं है। बचपन से मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रही हूँ, शादी के बाद ससुराल में ही रही हूँ, तो जैसे मैं बड़ों के नीचे, मतलब एक अम्ब्रेला के नीचे ही रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है हमेशा मेरे को क्वीन ट्रीटमेंट देते हैं, तो रानियों की तरह रखते हैं। तो रानी तो घर से बाहर नहीं निकलती है, रानी घर के अंदर ही अच्छी लगती है। और फिर तो क्या होता है, मैं घर में ही अपना टाइम उसमें पेंटिंग्स में, अभी लिखने का, तो लिखते लिखते अब मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। लिखते लिखते अभी ऐसा लगता है कि मैं और लिखूं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाऊं, लोग पहचाने। और हिंदी साहित्य, सच्ची में आपने सही बोला है, हिंदी साहित्य धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब मैं हूँ, मुझे हिंदी पसंद है, तो मेरे जैसे काफी लोग होंगे जो हिंदी पसंद करते हैं। जैसे आप हैं, आपको भी हिंदी बहुत पसंद है। एक तो मिली गई। तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको हिंदी पसंद है, तो वो मेरी छोटी सी दुनिया के लिए काफी है। उन तक अगर मेरा प्यार पहुंच गया, उन तक मेरा अगर मैसेज पहुंच गया, मेरे लिए इनफ है कि हाँ मेरा एक छोटा सा वर्ल्ड तैयार हो रहा है। तो इसी उम्मीद में मैं चल रही हूँ, और कुछ नहीं। आप चलते रहिए, ऐसे ही चलते रहिए, और आपकी जो अगली थैंक किताब आने यू। वाली है उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल बस पूछना चाहूंगी। आपने बताया कि आप हमेशा किसी न किसी छत्र छाया में रही हैं, है ना। परिवार में जब माँ बाप के पास से उनकी छत्र छाया में ससुराल में आई, तो ससुराल वाले, पति, इन सबके प्यार और छत्र छाया में रही हैं। जितना मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि जब तक हमें एक खुला आसमान नहीं मिलता है, धूप गर्मी सब कुछ सहने को नहीं मिलता है, तब तक हमारी जो जो रिसर्च होती है, जो हमारा एक होता है ना संपूर्णता से दुनिया को पहचानना, उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। बाकी चीजें सिर्फ हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस होते हैं कि अगर धूप होती तो ऐसा होता। आपको अगर अपने जीवन में से कुछ इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स पुनः जीने को मिलते, तो वैसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें आप जीना चाहेंगे फिर से, और चाहेंगे कि लोग भी उस चीज को समझें? जरूर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये मैं फील करती हूँ, कि मैं डिपेंडेंट हूँ एक तरह से। मतलब अपना डिसीजन कभी कभार मैं खुद नहीं ले पाती हूँ, मुझको किसी की इजाजत लेनी पड़ती है, किसी का परामर्श लेना पड़ता है। अगर मुझे जिंदगी फिर से जीने को दिया जाएगा और मुझे करना चाहेगा कि आप कौन सी चीजें करना चाहती हैं जो आपने करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाई, तो मैं इंडिपेंडेंट वुमन होना चाहती हूँ। कहीं बाहर देशों में अकेले घूमना चाहती हूँ, अकेले, कोई नहीं साथ होगा, अकेले होटल बुक करूंगी, अकेले बीच साइड में बैठूंगी। लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले कहीं जा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेले कहीं जाऊंगी तो खो जाऊंगी। इसलिए इतना नहीं है। तो मैं ये जरूर करूंगी, अगर भगवान मेरे को सेकंड जन्म दे और मुझसे पूछे कि तुम नेक्स्ट जन्म में क्या करना चाहती हो, तो मैं पूरा दुनिया घूमना चाहती हूँ अकेले। कोई नहीं होगा, और फुल ऑफ कॉन्फिडेंट।
और जहां से जाऊंगी वहीं पे वापस आ जाऊंगी, यानी घूमते घूमते खुद भी घूम गई, वापस आना है मेरे को अपनी जगह। इतना अगर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाए ना, बाकी मैं पूरी दुनिया जीत लूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए ये चीज फील करती हूँ ना योगिता मैम, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया है। मेरी बेटी को, मेरे बेटे को मैंने कॉलेज बाहर करवाया। उसको मैंने चाहा कि वो कभी कोलकाता में नौकरी ना करे, वो बाहर नौकरी करे, अकेले रहे, इसलिए मैंने उसको हॉस्टल लाइफ दी। बट बिकॉज ऑफ कोरोना मैंने अपने बेटे भी मैंने उसको इंडिपेंडेंट थिंकिंग दी है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, उसको मेरी उतनी जरूरत नहीं है, और बहुत स्मार्ट है, लॉ पढ़ रही है। तो मैं वैसा ही बनना चाहती थी जैसे मैंने अपनी बेटी को बनाया है, तो वो मेरी वही है। मैं जैसा चाहती हूँ कि मैं वैसी हूँ, ऐसी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए। वो बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलती है। मैं चाहती हूँ वैसे, तो मैंने जो नहीं कर पाई हूँ मैंने अपनी बेटी को वैसे ही कराया। और आज के दिन में एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्टली हमारा टाइम चला गया। हम लोग मम्मी पापा का एक बात में ही पूरा कर, आजकल नहीं हो पाता, क्योंकि इतने फिकल माइंड हो गए हैं बच्चे लोग, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, उनको अकेले ही दौड़ना है, साथ लेके वो दौड़ नहीं पाएंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। तो अकेले दौड़ने के लिए उनको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा बेटे को मैंने इंजीनियर बनाया, मेरी बेटी लॉ पढ़ रही है। इन फ्यूचर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो अच्छी लॉयर भी बनेगी, और बस अच्छे से वो लोग करो। इसीलिए मैंने अपने टाइम को, ये जो मैं घर के अंदर रहती हूँ, अपने टाइम को बिजी कर ले। पेंटिंग करती हूँ, राइटिंग करती हूँ, टीचिंग करती हूँ, ये 3 प्रोफेशन है मेरे लिए, काफी है बस। बहुत है, बहुत है, 3 काम आप एक साथ कर रही है। बहुत काफी है, मेरा टाइम पास हो जाता है। इसके मेरे पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का, ना गॉसिपिंग, ना किटी पार्टी, ना आउटिंग, नथिंग। मैं अपने में ही बिजी रहती हूँ, अपने अंदर ही बिजी रहती हूँ, तो मुझको चाहिए ही नहीं कुछ। खाने के बाद खाना खा लिया, बस हो गया, बाकी अपना काम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग है आप ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा लिखते रहिए। आपके लेखन में थैंक यू हम सो आपको मच। ढूंढ लेंगे, हर बार ढूंढेंगे आपको हम। और जब जरूर किताब जरूर आएगी प्लीज उसको अपडेट कीजिएगा, और अपनी जरूर स्टोरीज धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम पे शेयर करना शुरू कीजिए, ताकि जी हमें पता जरूर रहे कि श्रावणी अब क्या कर रही है। थैंक यू सो जरूर मच। जरूर, मैं आपकी ये बात को जरूर मानूंगी। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है मेरे को, मैं जरूर मानूंगी। और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, जो आपने इतने लोगों के सामने मेरे को प्रेजेंट किया, मेरे को काफी लोग जान पाए, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप नहीं होती तो मैं शायद इतने लोगों से बात नहीं कर पाती। थैंक यू सो नहीं मच। नहीं, आपका शुक्रिया कि आज आपने अपना दिल हमारे सामने खोल के रखा। उसको हम महफूज माय रखेंगे प्लेजर। और ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।